हाय, इस मॉड्यूल के फाइनल एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट 2 एपिसोड्स में हमने इंटरेस्ट रेट्स और जीडीपी के बारे में बात की और हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर उनका क्या इम्पैक्ट होता है। आज के इस एपिसोड में हम इस स्टोरी के डेविल यानी कि इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा देरी के शुरू करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये इन्फ्लेशन क्या है जिसके बारे में हम सब अक्सर बात करते रहते हैं। फॉर्मली डिफाइन करें तो किसी भी करेंसी की परचेजिंग पावर में टाइम के साथ होने वाले डिक्लाइन को इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो जब बहुत कम गुड्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसा अवेलेबल हो यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। या फिर इन्फ्लेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि टाइम के साथ गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में जो इंक्रीज होता है उससे एक कंट्री की करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इसी फिनोमिनन को इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप आज के दिन स्टारबक्स में 100 रुपीज़ की कोल्ड कॉफ़ी खरीद सकते हैं, बट क्या आपको लगता है कि आज से 20 साल बाद भी वो कोल्ड कॉफ़ी आपको इसी प्राइस पे मिलेगी? बिल्कुल नहीं। आपको इसी सेम आइटम के लिए आज से 20 साल बाद ज़्यादा पे करना पड़ेगा। बट इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली इन्फ्लेशन ही इसका रीज़न है। मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ सिलेक्टेड गुड्स के एवरेज प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। इन्फ्लेशन के 2 बेसिक टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कई बार ऐसा होता है जब गुड्स या सर्विसेज की डिमांड प्रोडक्शन सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, तो इस लो सप्लाई और हाई डिमांड के कारण प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होते हैं तो उसके कारण उन गुड्स या सर्विसेज के प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं। इस फिनोमिनन को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। इंडिया में बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अनसर्टन मॉनसून, प्रॉपर स्टोरेज की कमी एक्सेट्रा के कारण जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में डिमांड सप्लाई मिसमैच का होना, क्रिटिकल रिसोर्सेज जैसे कि पेट्रोलियम के इंपोर्ट प्राइसेस का इंक्रीज होना, गुड्स या कमोडिटीज़ की होर्डिंग, इकोनॉमी के मनी सप्लाई में चेंजेस होना। जीडीपी की तरह इन्फ्लेशन भी एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट में होने वाला चेंज प्राइस लेवल के उस चेंज को रिप्रेजेंट करता है जो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। अभी तक आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इन्फ्लेशन एक बुरी चीज़ है क्योंकि उससे गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हो रहे हैं और हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो रही है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर हमेशा बढ़ती रहे, राइट? बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इन्फ्लेशन का इन्वर्स यानी कि डिफ्लेशन इससे भी ज़्यादा हार्मफुल है। सपोज हमारे पैसे की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली आप उन पैसों को स्पेंड करने या इन्वेस्ट करने के बजाय सेव करना ज़्यादा पसंद करेंगे और ये सिचुएशन हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो हमारी जीडीपी और इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं और डिफ्लेशन इन पिलर्स को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इस प्रकार डिफ्लेशन इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है बिकॉज ये लोगों को मनी होल्ड करने के लिए इंकरेज करता है, जो कि ओवरऑल बिजनेस और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया में इन्फ्लेशन को इन 2 इंडिकेटर्स की हेल्प से मेजर करते हैं। सबसे पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर जिसको हम सीपीआई भी कह सकते हैं। ये इंडिकेटर रिटेल कंज्यूमर लेवल पर होने वाले प्राइस चेंजेस को मेजर करता है। पॉलिसी मेकर्स सीपीआई के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं बिकॉज ये आप और हम जैसे इंडिविजुअल सिटीजन्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सेकंड है होलसेल प्राइस इंडेक्स या जिसको हम WPI के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिकेटर गुड्स के प्रोड्यूसर्स के लेवल पर होने वाले प्राइस चेंजेस को मेजर करता है। तो इस प्रकार एक लेवल तक इन्फ्लेशन एक अच्छी चीज़ है और ये हमेशा एक ग्रोइंग इकोनॉमी में प्रेजेंट रहती है। बट हमें इस पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए कि ये इन्फ्लेशन पॉलिसी मेकर्स और सेंट्रल बैंक की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही है या उससे ज़्यादा है। हर एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की एक प्रिस्क्राइब्ड रेंज होती है जो देश के सेंट्रल बैंकर्स द्वारा डिसाइड की जाती है और ये रेंज हर एक इकोनॉमी के लिए वेरी करती है। जनरली अगर किसी डेवलपिंग इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ रेट हाई है तो उसका इन्फ्लेशन रेट भी हाई होगा। वहीं अगर एक डेवलप्ड इकोनॉमी जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट स्टेबल है तो उसका इन्फ्लेशन रेट कंपैरेटिवली लो होगा। इंडिया में आरबीआई ऑफिशियली सीपीआई को 2 से 6% की रेंज में मेंटेन करने की कोशिश करता है। आई होप अब आपको इन्फ्लेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे।
अब हम ये सीखेंगे कि ये स्टॉक मार्केट से कैसे रिलेटेड है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जीडीपी और इन्फ्लेशन दोनों ही लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, यानी कि करंट जीडीपी और इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कोई राइज या फॉल हमें देखने को मिले, और वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन के एक्चुअल फिगर्स और एक्सपेक्टेड फिगर्स में कितना डिफरेंस है। इसलिए इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट पर होने वाला इम्पैक्ट हमेशा चेंज होता रहता है। इन्फ्लेशन के स्टॉक मार्केट पे दो कॉन्फ्लिक्टिंग इफेक्ट्स होते हैं। इन्फ्लेशनरी पीरियड्स जो कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण होते हैं, उनका जनरली बहुत सारे स्टॉक्स पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इसमें भी मेनली साइक्लिकल स्टॉक्स जैसे कि कमोडिटी कंपनीज पर ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उनके गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं, बट इन केस अगर उनके इनपुट रॉ मटेरियल्स के प्राइस में कंपैरेटिवली उतना ज्यादा राइज नहीं हुआ तो उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे और कैश फ्लो पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बट कुछ केसेस में इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है जब इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल की प्राइस में ज्यादा इंक्रीज आता है, बट फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस में उतना ज्यादा राइज नहीं हो पाता। इसकी वजह से कंपनीज के कैश फ्लो पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा दूसरा मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट तब आता है जब इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं। आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है ताकि बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, और जब डेट इंस्ट्रूमेंट्स के इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होंगे तो इन्वेस्टर्स अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको एक फिक्स डिपॉजिट पर 6% रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो आप स्टॉक्स में 10 से 12% के रिटर्न से भी सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि स्टॉक्स एफडी के कंपैरिजन में रिस्की हैं। बट अगर आपको फिक्स डिपॉजिट पर ही 10% रिटर्न्स मिलने लग जाएं, तब आप क्या करेंगे? क्या आप अभी भी अपना पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? नहीं ना, बिकॉज आपको सेम रिटर्न फिक्स डिपॉजिट में मिल रहा है और आपको स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी की भी टेंशन नहीं है। इसलिए लोग अपना पैसा स्टॉक्स में से निकाल के डेट में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। इसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस डिक्रीज हो सकते हैं। इस तरह इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह का इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसे में हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सा इम्पैक्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो ये था आज का एपिसोड। इसी के साथ ये एपिसोड और ये मॉड्यूल दोनों यहीं खत्म होते हैं। आई होप आपको ये मॉड्यूल पसंद आया होगा, जिसमें हमने इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के बीच की रिलेशनशिप को समझा, और होपफुली अब आप जीडीपी, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट्स और उनका स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होता है ये भी समझ चुके होंगे। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जीडीपी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स के बेसिस पर शॉर्ट टर्म मार्केट फोरकास्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम करता है, इसलिए फ्यूचर जीडीपी, इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस की एक्सपेक्टेशन से ही मार्केट पर मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। और क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये पता करना बहुत मुश्किल है कि कौन से इवेंट की वजह से मार्केट में मोमेंटम आया है। लेकिन हाँ, आप इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पर एक लॉन्ग टर्म व्यू जरूर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगले 20 सालों तक इंडिया अपनी जीडीपी को सस्टेनेबली ग्रो कर पाता है, इंटरेस्ट रेट्स को डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पर रखता है और इन्फ्लेशन को एक ब्रॉड रेंज में मैनेज कर लेता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ऑफ कोर्स इस टाइम के दौरान बहुत सारे अप्स और डाउन्स होंगे, बट लॉन्ग टर्म में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ट्रेंड अपवर्ड ही रहेगा। इन सभी बातों के साथ हम आज का ये एपिसोड और ये मॉड्यूल यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में, तब तक सीखते रहिए। बाय बाय।